अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से अक्सर बात होती रहती है। मुआशरती रवैये तो अपनी जगह पर, मगर आज मैं आपके सामने इस हवाले से हुकूमती रवैया रखना चाहता हूं कि हुकूमतें अक़लियतों के हकूक़, उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनसे किए गए वादे पूरे करने के लिए क्या करती हैं। यह मामला तो बहुत फैला हुआ है, मगर आज के प्रोग्राम में मैं फोकस करूंगा अक़लियतों के हवाले से मुख्तस किए गए कोटा सिस्टम पर। एक तो मैं आगाज में कहना चाहता हूं कि ज़ाती तौर पर मैं अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन एक गिरोह की हैसियत से शनाख्त के तौर पर इस डिस्कशन में, इस बहस में जो है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो कोटा है वह अक़लियतों के हवाले से वो पाकिस्तान की मुलाजमतों में मौजूद है और उसका मकसद ये है कि अक़लियती बरादरी को मौक़े दिए जाएं, पसमानदा तबकात को आगे लाया जाए और जो कुल आबादी है वो उसका 3.9% पाकिस्तान में अक़लियतें हैं। वो 7 मिलियन के करीब जो है वो लोग हैं, 23 लाख इनमें से जो है वो क्रिश्चियंस हैं। 2009 में वफाकी हुकूमत ने, जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने फैसला किया था कि 5% कोटा तमाम सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का होगा। मगर 7 साल गुजर गए और ये जो है वो एक ख्वाब की मानंद ही है। इस हवाले से बड़े अदालती अहकाम आता है, बड़े नोटिफिकेशन हुए, बड़े दावे हुए, मगर अमल दरामद जो है वो इस पर नहीं हो रहा। इस हवाले से जो अक़लियती नुमाइंदे हैं उनका एतराज़ात जो अक़लियतों के हैं वो कुछ बड़े बुनियादी हैं। अब देखिए जरा हो क्या रहा है ये फैसले के बाद, जो अमल दरामद के हवाले से जब जो है वो हम बात करते हैं। एक तो ये कि आसामियों की गलत तशहीर की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर 20 आसामियों को एडवर्टाइज करना है तो उसमें से एक यानी 5% जो है वो अक़लियत की होगी, मगर क्या किया जाता है कि 19 आसामियों को जो है वो अक्सर हमारे जो है वो सरकारी इदारे जो है वो एडवर्टाइज करते हैं। फिर अहल उम्मीदवार अगर नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं कि अक़लियत के कोटे पर ही जो है वो अक्सरियत वहां से जो है वो कोई किसी को लाकर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है। फिर अगर कोई अक़लियती मेंबर ओपन मेरिट पर भी आता है तो उसको क्या करते हैं कि उसको जो है वो अक़लियतों के कोटे में जो है वो एडजस्ट किया जाता है। और इसकी एक मिसाल नहीं, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर 2013 में फैसलाबाद में, मैं ये आपके सामने कुछ बड़े बड़े वाक़यात रखना चाहता हूं। पुलिस के लिए 800 आसामियों का ऐलान हुआ। अब उसके बाद होना क्या चाहिए था कि 40 सीटें जो है वो गैर मुस्लिमों की इसमें होनी चाहिए थी, मगर 14 अक़लियती उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने ओपन मेरिट पर जो है वो आकर क्वालिफाई कर लिया। अब उन्होंने क्या किया कि उन 14 को उठाकर उन्होंने जो है वो इसी कोटे पर जो है वो एडजस्ट कर दिया। और ये और बहुत सारे मौकों पर होता है। मिसाल के तौर पर सिंध के अंदर क्या किया जाता है कि जो निचले ग्रेड जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वहां पर जो है वो भर्तियां करके दिखाया जाता है कि देखें जी जो मुलाजमतों के लिए इनका कोटा था वो तो कोटा पूरा हो गया। मुल्क के बड़े बड़े इदारे इस कोटे को नाफिज करने में नाकाम रहे। नादरा 2012-13 बड़ा मशहूर है, 299 अक़लियतों के लिए इश्तिहार दिया जब वहां पर जितनी भर्तियां हुई, लेकिन एक भी उनमें से कोई भी जो है वो भर्ती नहीं हुई। फिर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी लैंडमार्क डिसीजन दी थी। 19 जून 2014 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। चीफ जस्टिस से तसद्दुक़ हुसैन जलानी साहब, उनकी सरबराही में बेंच था। पेशावर चर्च पर खुदकुश हमला हुआ था 22 सितंबर 2013 को। उसके बाद इसकी समाअत का आगाज हुआ था और उसमें 8 मामलात को जोड़ा गया था, जिसमें कोटे का मामला भी जो है वो शामिल था। अब इसके बाद इसकी कंप्लायंस के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को कहा गया कि इस पर अमल दरामद करें। फिर कंप्लायंस के लिए जो कहा गया कि बेंच बनेंगे और वो भी जो है वो इस हवाले से हुकूमतों से पूछेंगे। हुकूमतें जब वहां पर जाती हैं तो फिर कहती हैं कि भरपूर तरीके से जो है वो अमल दरामद हो रहा है, मगर जमीनी हकायक जो है वो उसके मुख्तलिफ है। और इसीलिए अदालत में इस हवाले से जो जवाबात जमा करा है उसका बड़ा अच्छा एक तज्जिया दिया है। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की एक हालिया रिपोर्ट आई है, उसके अंदर मतलब ये नहीं बताया जाता कि कितना अमल दरामद हो रहा है, किस तरह से अमल दरामद हो रहा है, बस अदालत को जाकर ये बताया जाता है कि अमल दरामद हो रहा है। तो आज मुझे इसी पर बात करनी है। और बहस से पहले मैं एक और चीज जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो सिर्फ ये कि हुकूमती रवैयों की जब हम बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हुकूमती रवैये क्या है, मौशरती रवैयों को तो छोड़ दें। ये जरा कुछ देखिए, ये एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर जो है ये उसका एक इश्तिहार है और ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस इश्तिहार को देखिए, सैनिटरी वर्कर्स के लिए इश्तिहार है, मेल और फीमेल, और उसमें खास तौर पर लिखा गया कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो गैर मुस्लिम ही जो है वो इस काम के अहल है। फिर एक और ये जो इश्तिहार है ये जनवरी 12 2016 का ये निश्तर अस्पताल ने दिया था और यहां पर भी वही देखा गया कि हमारे जो इश्तिहार देने वाले जो सरकारी दफातर है उनका रवैया ये है कि वो कह रहे हैं कि सैनिटरी वर्कर के लिए जो है वो आसामियां खाली हैं और सिर्फ गैर मुस्लिम ही ये काम कर सकते हैं। और फिर कुछ इसी तरह का रवैया जो है वो वफाकी हुकूमत में भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन है, वहां पर भी इसी तरह का एक और इश्तिहार
وہ بھی جو ہے وہ دیکھا گیا. اب یہ حکومتوں کا رویہ ہے. آج کے پروگرام میں میں نے مختلف جماعتوں اور مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے اقلیتی نمائندوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے تاکہ ہم ان سیاسی وابستگیوں اور جو حکومتوں سے ہٹ کر جو ہے وہ بات کریں اور اقلیتوں کے حوالے سے بات کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کوٹے پر کیوں عمل درآمد نہیں ہو رہا. میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں. آسیہ ناصر صاحبہ JUI فضل الرحمان سے ان کا تعلق ہے, MNA رمیش سنگھ اروڑا صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہے, ناروال سے ان کا تعلق ہے, ممبر صوبائی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. انجینئر گیان چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما ہے, ممبر اسمبلی ہے. گیان چند صاحب بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. لال مالی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, کراچی سے ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہے. میں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو میں آغاز کرنا چاہتا ہوں اپوزیشن سے اور لال مالی صاحب سے. لال مالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا معاملہ ہے, کیوں عمل درآمد نہیں ہو رہا اس وعدے پر کہ جس پر 7 سال گزر گئے, اور 7 سال میں ایسا کیا ہے کہ ایک وعدہ کیا گیا اقلیتوں سے جس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ رحمان صاحب بڑی مہربانی کہ آپ نے اس بہت ہی اہم مسئلے پہ ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور بات کرنے کا موقع فراہم کیا. پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جن کے 2 بڑے صوبوں میں اور وفاق میں بھی حکومت ہے, ان دونوں کے اگر آپ مینیفیسٹوز دیکھیں تو اس میں واضح طور پہ ان کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اقلیتوں کے جاب کوٹا پہ عمل کرائیں گے. باقی چیزوں کے علاوہ جاب کوٹا کا بڑا تفصیلی اس میں ذکر ہے کہ اس پہ عمل کرایا جائے گا. لیکن ہم ہمیشہ یہ شکایتیں کرتے رہے ہیں کہ ہمیں اقلیتوں کو کسی بھی حکومت میں پریورٹی پہ ان کے ایشوز کو اور مسائل کو نہیں رکھا گیا ہے اور نہ رکھا جاتا ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں نہ وفاقی حکومت نے اور نہ ہی صوبائی حکومت نے, دونوں سطحوں پر, دونوں میں, کیونکہ میجورٹی آف جابز آج کل پروونسز کے پاس آ گئی ہیں تو اس میں اس کی بہت زیادہ وائلیشن ہوتی ہے. نہ صرف یہ لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ جو نان مسلمز کے لیے سینیٹری ورکرز کا کوٹا ہوتا ہے, آپ کو سندھ میں کئی شہروں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ مسلمز کو بھرتی کر لیا جاتا ہے اور وہ کام نہیں کرتے, صرف وہ سیلریز لیتے ہیں اور اس پہ وہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. اور اس وجہ سے سندھ کے شہروں کا حال بھی بہت برا ہو گیا ہے کیونکہ مائنورٹی, ہم تو مائنورٹی نہیں سمجھتے, میں خود کو اچھا میں کیونکہ لال مالی صاحب میں اصل میں آپ کا کیونکہ تعلق تحریک انصاف سے, اور میں میرا خیال ہے آج تھوڑا چاہتا تھا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہونے کے حوالے سے بات نہ کریں بلکہ اوور آل کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں. مگر ایک سوال سر ذہن میں آیا, ایک سوال اٹھتا ہے کہ KPK میں کیونکہ آپ کی حکومت ہے تو وہاں پر تو بیسک جو فیصلہ تھا 5% والا اس حساب سے عمل نہیں ہو رہا. ابھی تک جو کوٹا ہے وہ 3% ہے. تو پارٹی کے اندر آپ نے یہ معاملہ اٹھایا کہ بھئی اس کو تو 5% کر دیں؟ میں نہ اس معاملے پہ KPK کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ بھی وائلیشن ہوتی ہے میں, لیکن آپ نے جو بہت اچھی بات جو کی تھی وہ یہ کی تھی رویے کی. ہمیں رویے میں ہمیں مائنورٹی سمجھا جاتا ہے اور ہمیں مائنورٹی وہ جو آپ نے بتایا 3.9% سمجھا جاتا ہے. ہمیں جب ان کو ووٹ لینے ہوتے ہیں تب ہم سے وہ رجوع کرتے ہیں, ہمیں حقوق یاد کراتے ہیں, ہمیں اپنے حقوق کا احساس دلاتے ہیں, اور جب وہ الیکشن جیتے, میں سب پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, میں اس میں کوئی ڈسکرمنیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مائنورٹیز کی بات ہے. آپ نے یہ بڑا اچھا سا ایشو اٹھایا ہے. تو جب تک یہ سیاسی پارٹیاں, جب تک یہ سب سیاسی پارٹیاں, کیونکہ الٹیمیٹلی تو حکومتوں کو یہ کرنا ہے, اور جب تک یہ سب سیاسی پارٹیاں اس بات کو نہیں سمجھیں گی کہ اقلیتیں بھی برابر کے شہری ہیں, ان کے حقوق ہیں, جب تک ان میں یہ رویے کی تبدیلی نہیں آئے گی تب تک اس میں نے اسی لیے کہا سر, میں نے کہا معاشرے کو تو چھوڑ دینا, ابھی تو ہم صرف بات کریں گے حکومتی رویوں کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل میں وہی اسی رویے کی بات کر رہا ہوں, انہی رویوں کی بات کر رہا ہوں. کیا ہے, 1 منٹ دیجئے گا سر مالی صاحب, 1 منٹ دیجئے گا. جی بہت شکریہ ایمان. میں سمجھ رہی تھی کہ آپ پہلے رمیش صاحب سے بھی لے لیں کیونکہ میں اس کوٹا کو کروانے میں اور اس کی آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کیونکہ جب یہ ہوا نہیں آپ مجھے ضرور بتائیے, مگر میں بیک گراؤنڈ تو چلے ہمیں معلوم ہے ایک فیصلہ ہوا, مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا, کابینہ کا فیصلہ تھا, 7 سال ہو گئے, دعوے بھی بڑے کیے جا رہے ہیں, کورٹ پوچھتا ہے تو کورٹ کہتا ہے, کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس پر عمل درآمد کریں.
ऑन ग्राउंड सिचुएशन मुख्तलिफ क्यों है, ये मुझे आप जरा जी बताएं। रहमान, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि 2003 में मैं ये दावा कर सकती हूँ कि सबसे पहले मैं थी जो मैंने असेंबली फ्लोर पर इस आइडिया को फ्लोट किया था कि अक़लियतों के लिए 5% का कोटा जो है मुख्तस किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम अदारा है वहाँ पर हम आना चाहते हैं अवाम की ताकत से और वोट की ताकत से, वहाँ पर हमारे लिए कोटा मुख्तस किया है। लेकिन जहाँ पर हमारी तरक्की का राज है यानी कि प्रोफेशनल कॉलेजेस और जॉब एम्प्लॉयमेंट में, वहाँ हमें कहा जाता है मेरिट पे आए। इसलिए इस पे ये जदोजहद जारी रही और 2008 में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म आए तो उस वक्त हम 10 अक़लियत के, उसमें शहीद शहबाज भट्टी भी शामिल थे, हम 10 निकाती एजेंडा लेकर गए थे वज़ीर आज़म के पास, जिसमें से एक तो सेनेट में नशिस्तों का मुतालबा था, हमारी कौमी और सूबाई असेंबली में नशिस्तें बढ़ाने की बात थी, और तीसरा हमने जो रखा था मुलाजमतों में 5% कोटा और प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी 5% कोटा पर तो उस वक्त जो है नोटिफिकेशन हो गया, ये हो गया, लेकिन प्रोफेशनल कॉलेजेस पर अब तक नहीं हुआ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 7 साल गुजर जाने के बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। ये समझना चाहता हूं, मुझे एक और चीज समझाइए, क्या इसमें कोई वाज़ेह तौर पे लिखा था कि सिर्फ निचले ग्रेड से कोटा पूरा कर लिया जाएगा, ये तमाम ग्रेड्स के हवाले से? मैं बताता हूं, मुझे अगर बात करने का मौका दे, जो असल नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कोटा अपार्ट फ्रॉम मेरिट, यानी जो बच्चे अक़लियत के मेरिट पर आ सकते हैं वो मेरिट पर आए, ये कोटा मेरिट के अलावा है। लेकिन पंजाब में बिलखुसूस मैं ये कहना चाहूंगी और सिंध में ये कहा जाता है कि जो भी आते हैं उनको मेरिट पे भेज दिया जाता है। आपने पहले ये बात कर दी है जो कि बिल्कुल कतन गलत है। जो बच्चे मेरिट पर आते हैं उनको मेरिट पर आने दें। देखिए बहुत सारे ममालिक में जो अंडर डेवलप्ड और सप्रेस्ड कम्युनिटीज होती है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हुकूमतों को ऐसे जो है इक़दाम किए जाते हैं। अब हमें ये तासुर दिया जाता है कि जैसे हमारे सर पर कोई एहसान किया जा रहा है कि हमने आपको 5% कोटा दिए, एहसान नहीं, ये हमारा हक बनता है, क्योंकि हमारी यहाँ के सरकारी महकमों में 5% क्या 1% भी हमारी तादाद नहीं। कई महकमे जहाँ पर 1% भी नहीं है। आपने जो वहाँ ये जो पढ़ी है, ये KPK में भी बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आएंगे जहाँ पे ये लिखा है कि जेनिटोरियल के लिए सिर्फ अक़लियत करे। एक सिर्फ मैं बात आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पहुंचाना चाहूंगी, पाकिस्तान के जितने भी आपके चैनल के व्यूअर्स हैं, मुझे ये बताया जाए, ये बात मैंने असेंबली के फ्लोर पर भी कही थी कि जब पाकिस्तान बना था, हम पाकिस्तान में शामिल हुए थे, हमारे बड़ों ने वोट देकर पाकिस्तान बनाया था, क्या उस वक्त कोई शर्त रखी गई थी कि आप जब पाकिस्तान में शामिल होंगे तो आपको हम वहाँ पर दर्जा चहारम ही रखेंगे, या हमारे माथे पे ये लेबल लगा था? राइट, चले मैं अरोड़ा साहब और इंजीनियर ज्ञानचंद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी राय इसी मामले पर जानेंगे। हम इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट और सवाल के अक़लियतों के लिए मुख्तस कोटा, 7 साल गुजर गए, आखिर क्या वजह है कि इस कोटे पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए? ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। ज्ञानचंद साहब, आपकी हुकूमत ने बड़ा धूम धड़के के साथ, ये वफाकी काबीना थी जरदारी साहब की, जिन्होंने उस वक्त जो है ये फैसला किया। 7 साल गुजर गए, अदालत के अंदर भी गए, जवाब जमा होते रहे। आपको क्या लगता है क्या वजह है, मसला कहां पर है कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? देखें, पीपल्स पार्टी का, गवर्नमेंट का और हमारी क़यादत का ये था कि माइनॉरिटीज़ को वो राइट्स दिए जाएं जो हम जब पाकिस्तान बना रहे थे कायदे-ए-आज़म यूवीएन के बराबर के मुताबिक उनको प्रायोरिटीज़ पे लिया जाए। दुनिया सारी में ये होता है कि जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको स्पेशल इंसेंटिव लेकर उनको बराबर लाने की कोशिश की जाती है। तो उस हवाले से हमारे 5% कोटा रखी गई, 5% कोटा रखी गई। फिर जैसे सेनेट है उसमें सीट्स नहीं थी, वो सीट्स रिजर्व की गई। लेकिन बदकिस्मती है कि उस पे जो रिजर्व कोटा है उस पे उस तरह से अमल नहीं हो रहा है। बाकी डिपार्टमेंट से लोग कल लास्ट दोनों जगह पे हम देख रहे हैं ना, हम वफाकी हुकूमत में भी देख रहे हैं, हम सूबाई हुकूमत में भी देख रहे हैं। 2009 के बाद हालांकि आपकी अपनी हुकूमत जो है वो 4 साल रही, मगर वो भी उस तरह से अमल दरामद नहीं करा सकी। और सिंध के हवाले से, क्योंकि ये सवाल बनता है सर आपसे, आप पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, सिंध के हवाले से कहा जाता है कि सारा कोटा जो है वो सैनिटरी वर्कर्स को भर्ती करके पूरा कर लिया जाता है और अक्रॉस द ग्रेड्स ये कोटा इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, अक्रॉस द ग्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत वहीं पे हो रहा है। कुछ जगहों पे इश्यूज आ रहे हैं। जैसे अभी एक इशू जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके कोटास पे आ रहा है। वो जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको भी नहीं ले रहे थे। अच्छा, लेकिन मैं तो ये कह रहा था, जो वफाकी गवर्नमेंट का माइनॉरिटी अफेयर्स का डिपार्टमेंट है और अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, उस पर लास्ट सेशन में मेरा क्वेश्चन आया था। फिर रूल 60 के तहत सवाती साहब MPTI उन्होंने कल उठाया था।
تو آج یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ کچھ کیسز وہاں پہ ہیں اس لیے مینارٹیز پہ کوٹا پہ عمل نہیں کیا جا سکتا, جب وہ ڈیسیشنز ہو گئے تب کریں گے, تب تک نہیں ہوگا. تو باقی ڈپارٹمنٹس کو چھوڑ کر خود مینارٹی افیئرس اور ویکٹرس پراپرٹی میں بھی عمل نہیں ہو رہا ہے, جو ایک پریشان کن صورت حال ہے. اچھا مجھے ایک منٹ دیجیے گا اروڑا صاحب, اب کیا کریں؟ یہ معاشرے پر بات ڈالنا تو اپنی جگہ پر میں نے کہا کہ مگر یہ تو حکومتوں کے کرنے کے کام ہے, اور اس میں کوئی ایک حکومت نہیں, ساری حکومتیں اس کے اندر شامل ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا؟ اور یہ میرا خیال ہے کیونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے, اس میں سے یہ 2 اشتہار میں نے ملتان والا دکھایا اور پھر میں نے یہ لاہور والا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی والا, یہ دونوں آپ کے صوبے میں سے چھپے. آپ نے نہیں جا کر بات کی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں؟ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت صاحب کہ آج کی ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور یہ مہینہ بھی بڑا متبرک مہینہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کا یوم ولادت بھی اسی مہینے میں تھا. تو ایک تو میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو. اور یہ جو آج اب ٹاپک نے کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز 25 دسمبر ہے اور کرسمس بھی ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ہیومن رائٹس ڈے بھی ہم نے ابھی سیلیبریٹ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو آپ بات کریں, باقی میرے تینوں جو آنریبل کولیگز ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی, تو حقیقت تو یہ ہے کہ یس سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی سچویشن اچھی ہونی چاہیے تھی لوگوں کی, اور خاص کر جو ہماری مائنورٹی ہیں اکراس دا کنٹری, ان کی ریزرویشنز ہیں کہ 5% کوٹا ہوا, بٹ 5% کوٹا کی اس طریقے سے ایڈیرنس امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. یہ جو اب 2 آپ نے, ایک لاہور والا اور ایک ملتان والا آپ نے کہا, تو آپ نے خود اس کا ہائی لائٹ کیا کہ رویوں میں جب تک ہم تبدیلی نہیں لائیں گے تو شاید یہ جو ہم باتیں کریں ساری فضول ہیں. تو ہمارے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, ہمیں ایکسیپٹنس اور اون کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کوئی مائنورٹی میجورٹی نہیں ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. ہم سب جب تک ہم ایک پاکستانی ایک پیج پہ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں, مگر یہ کام تو اوپر سے شروع ہونا ہے نا. جب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بھئی سینیٹری ورکر صرف کرسچن ہو سکتا ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر میں لوگوں کو جا کے میں کس طرح سے کہوں کہ کرسچن نہیں ہے, یہ صرف غیر مسلم لکھا ہوا ہے. ہم اس کو ٹیگ نہیں کرتے کہ صرف غیر مسلموں کے لیے لکھا تصحیح کے لیے شکریہ غیر مسلم لکھا ہے, اس لیے مگر اس میں جب ساری حکومت مائنورٹی یہ سمجھے گی کہ یہ کام جو ہے وہ صرف اور صرف غیر مسلم کر سکتا ہے, تو پھر سر میں لوگوں کو تو جا کے نہیں کہہ سکتا. میرا خیال ہے ساری حکومت کو ملائن کرنا ٹھیک نہیں ہے, ایک انڈیویجول ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اور یہ جب یہ دونوں ایشوز آئے تھے, میں بتاتا ہوں, مجھے بات کرنے دیجیے. یہ جب دونوں واقعات ہوئے اسمبلی میں کھڑا ہو کے باقاعدہ ان دونوں کو اس پہ ہوا, بیکاز اسمبلی پہ ایک یہ نہیں ہوا, ایک ناروال میں میرے اپنے شہر میں بھی ہوا تھا, اور اس پہ بھی باقاعدہ ہم نے اسمبلی میں بات کی. کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی, وہ اور بھی بہت سارے اس طرح کے میں بتا رہا ہوں, اور اس پہ باقاعدہ اسمبلی پہ اس کو ایز اے پوائنٹ آف آرڈر ہم نے اس پہ بات کی تھی, اور باقاعدہ ان کی انکوائری کال کی گئی تھی, اور انہوں نے واپسی پہ اس کی تصحیح کر کے معافی مانگی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ سچویشن اس وقت ہے, بٹ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے جو اچھے کام ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہمارے پولیس میں اے ایس آئی بھرتی ہوئی, باقاعدہ ان کو کوٹے کے تحت اے ایس آئی بھرتی کیے گئے. اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں پچھلے 7 سال کی بات کریں, پچھلے 7 سالوں میں آپ کو پولیس میں, آپ کو فوج میں, آپ کو ڈاکٹرز, آپ کو رینجرز میں, ہر جگہ میں مائنورٹیز کے لوگ نظر آ رہے ہیں. بٹ آن دا ادر اینڈ جس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ 100% کہیں نہ کہیں آپ اپنی حکومت کو ضرور ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں اپنی حکومت کو نہیں کہہ رہا, اسی لیے کہا میں نے بلوچستان کی بلوچستان کی بات کروں, سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کو سائڈ پہ میں بلوچستان کی بات کروں کہ بلوچستان میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, سندھ میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, سب سے بہتر ہوئی. بٹ اس میں ایک چیز جو دیکھنے کی ضرورت ہے جس پہ آپ نے بات کی تھی کہ ساری بھرتیاں جو ہے وہ لوئر کیڈر میں ہو جاتی ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ باقاعدہ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ہر پوزیشن کے اگینسٹ ان کو اچھا. میں صرف اس سے پہلے کہ میں مالی صاحب کے پاس جاؤں, میں ایک پوائنٹ کا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ 5% کوٹا سے پہلے ایک 6% کوٹا فار شیڈولڈ کاسٹ ریزرو ہوتا تھا, وہ 1957 یا 8 سے تھا, جس پہ بھی کبھی عمل نہیں ہوا. تمام ملازمتوں کے لیے نہیں, وہ سب پبلک سروس کمیشن کے لیے تھا, یہ سیول سروسز اور پبلک سروس کمیشن کے لیے تھا. مگر ایک چیز, مگر آپ کیونکہ اس بل کو بڑا اپنے قریب سے دیکھا, جب یہ فیصلہ ہوا تھا, تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس کا اطلاق تمام حکومتی اداروں اور ذیلی تنظیموں پر ہونا تھا, کیونکہ یہ بھی تو کنفیوژن ہے کہ کہاں پر اس کا اطلاق ہو اور کہاں پر اس کا نہ ہو. جی, اس کا اطلاق تمام حکومتی, خاص وفاقی, ذیلی اور جو ان کے سیمی گورنمنٹ جتنے بھی ادارے ہیں سب پر ہونا تھا, اور صوبوں نے بھی اس کو فالو کرنا تھا. تمام صوبوں نے میں کر لیا, لیکن ایک چیز میں واضح کر دوں, کے پی کے میں آج بھی 3% کوٹا ہے, انہوں نے 5% کوٹا نہیں کیا. بلوچستان کے پی کے 3% کرے, اور کے پی کے میں خاص طور پر یہ اشتہارات آتے ہیں کہ صرف اقلیت جو ہے وہ جینیٹوریل کے لیے کرنے کے ہیں. ہاں, ایک منٹ اگر آپ دیں, میں مالی صاحب کو بھی ذرا ڈسکشن میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ وہ ذرا کراچی بیٹھے نا, آپ تینوں تو میرے پاس موجود ہیں. مالی صاحب, یہ قانون ہم کیوں بناتے ہیں ایسے جس پر عمل درآمد ہی نہیں ہونا ہوتا؟ ایسے قوانین کا کوئی پھر فائدہ ہے کیا؟ پھر اس کو سکریپ کر دینا چاہیے کیا؟ اس کا حل آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے؟
रहमान भाई, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि यहाँ पे जो भी अक़लियतें हैं वो उनका वो आज़ाद होगी मंदिरों में जाने के लिए, आज़ाद होगी अपने मज़हब की जो वो पूजा करेंगे उसके लिए, और स्टेट का कोई काम नहीं होगा, मज़हब से लेना देना कोई नहीं होगा। असल में खराबी वहाँ से पैदा हो गई है जहाँ हमने स्टेट में मज़हब को इन्वॉल्व कर दिया है। अब जो हमारी यहाँ लेजिस्लेशन होती है उसको एक खास प्रिज्म से बनानी पड़ती है, एक खास मजहब के हवाले से बनानी पड़ती है कि उसके जो वो मुनाफी कुछ ना हो। खासतौर पर सिंध में एक लॉ पास हुआ है, ज्ञानचंद साहब आपको उसमें बेहतर सुना सकते हैं आपको। तो इस तरह की चीजें होती हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आती हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, हम ये नहीं कहते कि उनकी नीयत नहीं है, उनकी नीयत भले हो, लेकिन मैं कहता हूं उनकी प्रायोरिटी या ठीक है, मगर तरजीहात का आपने कहा, मगर ये गलत बयानी क्यों की जाती है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। देखिए कोर्ट में जो देखिए गलत बयानी तो आप देखें ना, वो पॉलिटिकल बात हो जाएगी, वो सियासी गलत बयानी क्यों ये हुकूमतें कोर्ट के अंदर जाके कहती हैं कि भाई हम बड़े भरपूर तरीके से अमल दरामद कर रहे हैं, और हकीकत जो है वो उससे मुख्तलिफ होती है? क्योंकि हमारे पास इसका कोई सजा और जजा का अमल नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स भी लड़ के थक जाती हैं। आपने एक जजमेंट का जिक्र किया जो 19 जून 2014 में पास हुई, तो उस पर किसी भी कोर्ट के आर्डर पे, कोर्ट के हुक्म पे, उसमें किसी भी शक पे जिसमें उन पे कहा गया, किसी पे भी अमल नहीं हो सका है। क्योंकि गवर्नमेंट्स को, मैं कह रहा हूँ ना, उनको परवाही नहीं है कि क्या करते हैं। लेकिन आप देखें ना सिर्फ ये, लेकिन गवर्नमेंट तो इस तरह से जाती है कि अगर कोई मेरिट, चलो मेरिट पे तो दे देना जॉब्स, चलो अकलियतों को मेरिट्स पे भी जॉब नहीं मिलती। ना सिर्फ अकलियत को, लेकिन पॉलिटिकली वो इतना करप्ट हो चुका है पूरा सिस्टम कि और भी जो काबिल लोग होते हैं उनको मेरिट पे जॉब्स नहीं मिलती। मैं सर, और अगर कहीं मेरिट्स पे जॉब दी जाती है तो ऑफिसर्स को भी हटा दिया जाता है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मगर ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा, क्योंकि एक और चीज कही जाती है कि भाई कोटा सिस्टम जो है, इससे मेजोरिटी का भी हक मारा जाता है। मैं जरा चाहूंगा आपकी राय इस पर क्या। और दूसरा, जो तब्दीली मजहब का जो बिल है, जिस हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है अभी, उस पर कुछ सियासी जमातों की अपोजिशन भी आ गई है, मैं चाहूंगा जरा उस पर भी हम बात करें। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल अक़लियतों के हवाले से कोटा, और इस पर जो 5% कोटा जिसका फैसला हुआ था, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, और फिर जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमारी हुकूमतों का रवैया है, अब खास तौर पर जो है वो उस पर बात हो रही है। ज्ञानचंद साहब, मेरा ख्याल है माली साहब ने आपकी तरफ ये हवाला दे दिया, कहा तब्दीली मजहब का जो कानून लाया गया उस पर बड़ी तनकीद हो रही। मैं ये जानना चाहता हूँ आप इस तनकीद को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये एक इशू था और है कि फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही थी, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो इस्लाम में भी ये है कि किसी का भी मजहब आप जबरदस्ती चेंज ला इकराहा फिद्दीन, मतलब दीन में कोई जबर नहीं है। हमारी नज़र में ये है कि जब आप एक फर्द को ये अख्तियार नहीं देते कि वो 18 साल की उम्र तक किसी नौकरी में अप्लाई करे, जब आप किसी को ये अख्तियार नहीं देते कि भाई वो वोट दे सके, जब आप किसी को ये अख्तियार नहीं दे सकते 18 साल की उम्र से पहले वो शादी कर सके, तो एक जो बच्चा है जो 18 साल से उम्र से कम उम्र का है, तो हमारी नज़र में उसको भी मजहब चेंज करने से कानूनन उसको बाहर रखा जाए, ताकि वो सोच समझ कर अपना फैसला करे। कई हमारे मैं कहूँ मीरपुर खास डिवीज़न में एक हमारे हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम है उससे करवाई है, और खुद ने उसने बड़े धाम-धूम से जैसे शादी होती है वो कराई है, और उसने रिलीजन भी चेंज किया, जैसे हमारे उबैदुल्लाह सिंधी साहब के लिए भी है। तो जो खुशी से मजहब चेंज करता है उससे कोई कदर नहीं है। सिंध में या पूरे पाकिस्तान में आप ये कह रहे हैं कि ये इशू था और ये लेजिस्लेशन बहुत ज्यादा जरूरी थी। मैं अरोड़ा साहब आपकी इस पर राय चाहता हूँ। देखिए जी, इस पे एक तो मैं ये समझता हूँ ये इशू था, और इस पे इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का इमेज था वो बड़ा डिस्ट्रॉय हो रहा था। पाकिस्तान को जो फेस, ऐसा फेस है जो अच्छा फेस है, उसको मेलाइन किया जा रहा था। मैं समझता हूँ इस बिल की ज़रूरत थी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त सपोर्ट करना चाहिए। एक और जो मैं समझता हूँ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है,
रादर कि ये बिल इंडिविजुअल्स की तरफ से एज ए प्राइवेट मेंबर बिल ये आए, इसको गवर्नमेंट शुड सपोर्ट, और गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल टेबल होना चाहिए और गवर्नमेंट इसको लेके चले ताकि फिर इसकी ओनरशिप भी हो। और आप ये समझते हैं कि ये पंजाब और में भी पंजाब में आना हो रहा है, चाहिए? हमारी इस पर डिस्कशन हो रही है। पिछले दिनों मेरी मिनिस्टर साहब से बात भी हुई थी और हम इसको बहुत जल्द पंजाब में भी लेके आने वाले हैं। लेकिन एक चीज जो मैं साहब चाहूंगा कि आज क्योंकि हम माइनॉरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक वो पहलू है जो जहाँ पे लोगों की रिजर्वेशन है माइनॉरिटीज की, हमें वो तो बिल्कुल हाईलाइट करनी चाहिए, बट जो अच्छी चीजें हैं हमें साथ साथ उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। मैं इसमें चाहूंगा कि जो पाकिस्तान में आप देखिए, खासकर मैं सिख, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग सिख कम्युनिटी, तो सिख कम्युनिटी की जो अच्छी चीजें हैं, जिस तरीके से एक्सेप्टेंस है, लोग ओन करते हैं, और खासकर जब आप देखें जब इंडिया से या दुनिया भर से सिख पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान में जब यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी और लोगों के रवैये देखता है कि कितने अच्छे तरीके से उनको यहाँ पे वेलकम किया जाता है, वंस दे गो बैक, मैं नहीं कह रही आपका मीडिया कह रहा है, या अपने मीडिया के लोग उनसे पूछिए, तो यहाँ से बहुत अच्छी और ताज़ा और यादें लेके जाती हैं और दुनिया भर को बताते हैं कि पाकिस्तान में जो एक चेहरा दिखाया जा रहा है ऐसा हर किसी पाकिस्तान में ठीक नहीं है। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक चीज मैं एक चाहूंगा। मैंने देखिए मैंने शुरू में बहस कहा था क्योंकि ये बहस बहुत ज्यादा मैं फैल इस पे जाती है, एक अगर चीज- माशरती एक चीज- रवैयों पे एक चीज मैं मैं रहना चाहूंगा। चाह रहा था हुकूमती रवैये पे, मैं एक कि चीज- हुकूमत का रवैया इन हवालों से जो है वो एक क्या चीज है? मैं चाहूंगा, हाँ। इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा रिच कल्चर है, हिंदुइज्म का, सिखिज्म का, बुद्धिज्म का। हमें ये चाहिए कि हम अट्रैक्ट करें दुनिया भर के जो वो लोग जो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में जो खासकर सिख historical कम्युनिटी जो sites यहाँ पर हिस्टोरिकल मौजूद साइट्स हैं हैं, उनको उनको देखें promote करना चाहिए। और उनको जो सिख डायस्पोरा दे विलिंग टू कम टू पाकिस्तान, आप ऐसा उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट खासकर वीजा के हवाले से करें कि वो पाकिस्तान आए। आई गेट योर मैं पॉइंट मैं सिर्फ एक पॉइंट ये थी Very कि ये briefly, जो बिल पास हुआ ये यूनानिमसली पास हुआ, जिसमें पीटीआई भी थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, मुस्लिम लीग फंक्शनल भी थी, एमक्यूएम भी थी और पीपल पार्टी। सिंध असेंबली ने ये यूनानिमसली बिल पास किया। मैं ये अच्छी आसिया साहब आपके इस बिल पे राय चाहता हूं, क्या इसकी जरूरत है? और दूसरा फिर मैं जरा हम डिस्कशन को, इस बहस को समेटना भी है, फिर हम उसकी तरफ आएंगे कि दावों पर अमल दरामद जो है वो किस तरह से होता है। तो ये बिल के हवाले से जी पहले मुझे बिल्कुल, बता मैं समझती हूँ, देखिए मसला तो था, ठीक है, बहुत बड़ा मसला था, खास तौर पर सिंध में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था और इसके साथ साथ पंजाब में भी ये मसला हो रहा था। और लेकिन मैं समझती हूँ कि रमेश साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टी कि वैसे वो सबसे ज्यादा मुखालफत कर देखिए रही है। मेरी मैं- पार्टी एक मजहबी जमात है, वो एक नजरियाती, उनकी अपना नजरियाती वोट बैंक है और उनकी अपनी है। मैं अपनी जमात के हवाले से नहीं, मैं क्योंकि आप अपने अकलियतों हवाले की से बात नुमाइंदा हूँ, मैं अकलियतों की नुमाइंदा हूँ, उनकी अमंगों की तर्जुमान हूँ, मैं वही बात करूंगी जो मेरे। अच्छा, लेकिन देखिए अब जरा इसमें अब आ ये जाएं, है अब कि ये- हुकूमत को अब चाहिए आ था जाएं कि हुकूमती एक मजहबी रवैयों पे। जमातों को भी अगर साथ ले रहमान लेते, साहब, मैं उनको कमेंट थोड़ा सा करना चाहूंगा कन्विंस इस कर पे। लेते। अच्छा जी जी माली साहब आप कमेंट कर लीजिए, फिर मैं इसको बहस को रेवान समेटना साहब, भी है, मैं वापस ये आता जो हूं। बिल पास हुआ है ये सिंध की पूरी हिंदू कम्युनिटी और माइनॉरिटी की का मुतालबा था और उसके बाद सिंध असेंबली ने यूनानिमसली, जो सिंध असेंबली जिसने पाकिस्तान बनाया था, उस असेंबली ने इसको मुत्तफिका राय से पास किया है, यूनानिमस है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ ग्रुप्स के कहने पे उस पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नजर आती है। अगर इसमें दो शिके ऐसी हैं, दो क्लॉजेज, एक बिलो 18 ईयर्स बैन ऑन कन्वर्जन और दूसरा 21 डेज जो टू एन एडल्ट उम्र की फॉर हद द उन्होंने कन्वर्जन। लगाई है। अगर इसमें पीपल्स पार्टी ने कंप्रोमाइज किया तो पाकिस्तान ना सिर्फ सिंध पर पूरे पाकिस्तान की अकलियतें इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का बाइकआउट कर देंगी अगर इस पे उन्होंने बैकवर्ड किया। राइट, ठीक है। मैं आसिया साहब अब जरा बहस को समेटना है वेरी ब्रीफली, मेरे पास टाइम भी कम बचा है। किस तरह से अमल दरामद कराए, किस तरह से हुकूमतों को मजबूर किया जाए, मुआशरे का छोड़ दे रवैया, हुकूमतों का रवैया कैसे बदले? जी बिल्कुल, आप सही कह Very रहे हैं, brief. क्योंकि अगर हुकूमत जो है वो अफर्मेटिव एक्शन पर आ जाए, हुकूमत चाहे स्टेट चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर हुकूमत मुकम्मल तौर पर अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है तो मैं समझती हूँ कि स्टेट की तरफ से जो है पूरा एक एश्योरेंस आनी चाहिए। जहाँ तक कोटा का सवाल है तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, और मेरे ख्याल में ये आखिरी जो है टॉक है, इसके हवाले से ये कहना चाहूँगी कि जैसे बलूचिस्तान को साथ लेने के लिए, उनकी महरूमी को दूर करने के लिए एक बलूचिस्तान पैकेज अनाउंस किया था। हम हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए इसी तरह का पैकेज अनाउंस किया जाए। एक minority package आना बिल्कुल चाहिए। माइनॉरिटी पैकेज तमाम ठीक है। सूबाई और अरोड़ा साहब- वफाकी महकमों में जो है 5% के हिसाब से, वो 5% वो नहीं जो पहले से लगे हुए हैं, वो उनको भी उसी खाते में गिनते अरोड़ा हैं। साहब- न्यू इंडक्शन Right. 5% होनी अरोड़ा चाहिए। साहब, जब मैं केस को पढ़ रहा था कोटे वाले मामले को, तो इसमें एक और चीज आई कि किसी भी सूबे के पास या विफाक के पास कोई
इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं था कि इसको किस तरह से नाफिज करना है? मैं उसी तरफ आ रहा था सब कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें तो आ जाती है बट कंप्लायंस और इम्प्लीमेंटेशन ऐलान कर दिया जाता है, दावा कर दिया जाता है कि हाँ जी ये और इस होगा। वक्त सारी गवर्नमेंट्स को, चाहे वो प्रोविंशियल है चाहे वो फेडरल है, इस वक्त उनको कंप्लायंस को इंश्योर करना, अनटिल अनलेस कंप्लायंस नहीं होगी तो ये जो मसाइल जो आज आपने हाईलाइट किए ये बिल्कुल सामने आते रहेंगे। कम्युनिटी की रिजर्वेशन होगी, माइनॉरिटी की रिजर्वेशन होगी, सो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्लायंस को कैसे इंश्योर माली साहब, कंप्लायंस किस तरह से सर बनाएं, किस तरह से करवाएं हुकूमतों अहमद से? साहब, ना सिर्फ ये हुकूमतों का फर्ज है, लेकिन हम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हम सब पे भी ये फर्ज आयद होता है कि हम इसको एजिटेट करें, हम इस पे एक यूनिफाइड, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपकी बात काट रहा हूं, मगर हर सियासी जमात के मेंबर हैं, मुख्तलिफ अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले हर सियासी जमात में पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। जमात इसलिए नहीं रोकती कि हम अपने हुकूक की बात ना करें, जो हमें अपने हुकूक की बात करने से मना करेगा वो हमारी क़यादत नहीं हो सकती। मैं नहीं समझता वो हमारी क़यादत होगी, लिहाजा हमें इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी क़यादत मुझे सपोर्ट करेगी अगर मैं अक़लियतों के लिए एजिटेट करूंगा। और मैं इन सब पार्लियामेंटेरियन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब मिल जाएं, ना सिर्फ हम, हमें पता है आप जैसे कई बाशऊर लोग हमारे साथ हैं, और ना सिर्फ अक़लियत के पार्लियामेंटेरियंस लेकिन मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के कई मुसलमान मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस हमारी इस डिमांड को सपोर्ट करेंगे, तो हमें इसको हाईलाइट करना चाहिए। ज्ञानचंद साहब, योर फाइनल कमेंट, कंप्लायंस किस तरह से? मैं ये कहूंगा कि जो लाल माली साहब ने कहा कि हम पूरी मिनारिटीज बाइकाट करेंगे, पहले वो अपनी क़यादत से मनवाएं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा बिल लाएं, फिर बाइकाट की बात करें, वरना अपनी पार्टी का पहले बाइकाट करें। नंबर 2 मैं कहूंगा कि हमें अश्योर किया गया था, बात की है, मैं वही कह रहा हूं कि केपीके में वो बिल लाएं, उसके बाद आप बाइकाट की नहीं जा सकते। हमने अच्छा काम किया। अब एक मिनट मैं कहूंगा कि कायदे-ए-आज़म ने अपनी 11 अगस्त की स्पीच में कहा था, बाय द कोर्स ऑफ टाइम Hindus would cease to be Hindus, Muslims would cease to be Muslims, not in the sense of religion but in the sense of citizen. तो अब तक हम उस चीज का वेट कर रहे हैं कि हमें पूरे सिटीजन्स का कब हक मिलता है, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए जो बैन लगा हुआ है कि वो उनका उसका लाजमी होना है मुस्लिम, तो वो कब खत्म होता है कि सब सिटीजन्स के लिए? मेरे पास टाइम खत्म हो गया। ज्ञानचंद साहब बहुत शुक्रिया, अरोड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, और लाल माली साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मेरा ख्याल है आज की जो डिस्कशन थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कब बात होती है इस पर, मगर इस पर बात होना बड़ा जरूरी है। और मकसद ये नहीं था कि कोई पाकिस्तान का कोई बुरा चेहरा सामने लाया जाए, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं हमारी अक़लियतों के हवाले से, इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से, मगर कुछ मसाइल जरूर हैं। उन मसाइल को हम आंखें बंद नहीं कर सकते कि ये मसले जो हैं वो मौजूद ही नहीं है। और मैंने जैसे कि शुरू में कहा, मुआशरती रवैये को छोड़ दें, वो अपनी जगह पर है, वो बेहसी वो एक लंबी बहस है, मगर ये तो हुकूमत के करने का काम है, ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के करने का काम है कि जो वादा किया है जो अक़लियतों से उस पर कम और खुद ऐलान किया है, उस हवाले से अदालती अहकामात मौजूद हैं, कम से कम उस पर तो अमल कराएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान अहमाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।